तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक को पढ़ने वाले हैं, जो कि सीटेट का एग्ज़ाम जो भी विद्यार्थी देने जा रहे हैं, आप जानते होंगे कि यहीं से प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन वहाँ उसमें आते हैं। अगर एनसीईआरटी बुक आप पढ़ लिए तो सारा क्वेश्चन आपका मिल जाएगा यहीं से, क्योंकि सभी क्वेश्चन सब लोग जानते होंगे एनसीईआरटी बुक से ही आते हैं। अगर एनसीईआरटी बुक आप बढ़िया से पढ़ लिए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक चल रहा है इस चैनल पर, तो आप लोग ध्यान से देखिए। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सौरमंडल, जो कि ज्योग्राफी भूगोल का ये टॉपिक है। भूगोल से आज पहला लेसन ले रहे हैं हम आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बहुत ही आसान भाषा में हम इसको पढ़ाने वाले हैं, तो आपको देखना चाहिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल का मतलब क्या हुआ? सूर्य मंडल, सूर्य के साथ और जो भी ग्रह उपग्रह सभी हैं, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिखाया गया सौरमंडल कैसे रहता है। यहाँ पर बीच में आपका है, यहाँ देखिए सूर्य है और इसके बाद सभी ग्रह उपग्रह सभी हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो चलो यहाँ से देखते हैं हम लोग। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ टिमटिमाते रहते हैं, कुछ धुंधले रहते हैं, कुछ टिमटिमाते नहीं हैं, चंद्रमा की तरह सिर्फ चमकते रहते हैं। ठीक है, आकाश में जब देखते होंगे आप। आगे देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये जो चमकीले आकाश में दिखाई देते हैं यानी तारों के साथ आपको चंद्रमा भी दिखता होगा। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, जब चंद्रमा पूरा गोल दिखता है, पूर्ण चंद्रमा दिखता है, तो उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहा जाता है इसको। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, क्योंकि 15 दिन के बाद अंधेरी आ जाता है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। ठीक है, दिन में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना
उजाला कर देता है कि वो सब नहीं देख पाते। ठीक है, क्योंकि कोई भी चमकने वाला चीज़ आप रात में ही देख पाएंगे, अंधेरे में ही जो चीज़ चमकेगा वही दिखेगा। कोई भी आप अगर बत्ती ही जलाएं रात मतलब अंधेरा जहाँ है वहाँ जलाएंगे तो दिखेगा, उजाला जहाँ है वहाँ जलाएंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्या आपको इस बात पर ये तो हो गया, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा रात में जो कुछ भी आपको चमकता हुआ दिखाई देता है सभी खगोलीय पिंड होते हैं। ठीक है ना। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? कुछ आकाशीय पिंड बहुत गर्म होते हैं, आकार में भी बड़े होते हैं, एक गैसों से बने होते हैं। ठीक है, कैसे बने होते हैं? गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो गैसों से बने होते हैं इनके पास ऊष्मा भी होता है, यानी गर्मी भी होती है, और इनका खुद का प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, इसको जानते रहिए। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। देखिए, रात में आप देखते होंगे तारे दिखाई देते हैं आकाश में, यहाँ पर जो कि दिखाया गया है आपको। ठीक है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा दूर पर हैं कि उनकी गर्मी हमें पता नहीं चल पाती है, क्योंकि बहुत दूर पर हैं, बहुत ऊंचाई पर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। छोटे क्यों दिखते हैं? दूर की वस्तु छोटी दिखती है। दूर का कोई भी चीज़ हो, जितना ही दूर रहेगा उतना छोटा वो दिखेगा। ठीक, जैसे आप जहाज़ देखते होंगे, जहाज़ जब जाती है, ऊपर से जाती है, तो क्या जितना छोटी दिखती है उतनी छोटी होती है जहाज़? नहीं, वो दूर होने के कारण छोटी दिखती है। ठीक है, और दूर जाएगी और छोटी दिखेगी। ठीक है, और तारे और सूर्य ये सब तो बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए छोटे दिखते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जिसकी बात हम अभी किए। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, लेकिन इतना छोटा तो नहीं होता है जितना दिखाई देता है। तो इसी तरह से ये सभी भी हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। क्या है नाम? अर्सा मेजर या बिग बियर। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त यानी सात, ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1.1 यहाँ पर जो कि यहाँ देख रहे हैं आप, चित्र 1.1 यही है और यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि यानी सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि एक
नक्षत्र मंडल अर्था मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। उत्तर में एक तारा दिखता है जो बड़ा सा रहता है, इसको ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये उत्तर दिशा में दिखता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आकाश में हरदम आप देखेंगे उत्तर दिशा में ही ये एक ही स्थान पर दिखता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि ये सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए ये सप्तऋषि, ये 7 तारे आपको दिख रहे हैं और यहीं से इधर देखिए ऊपर जो दिख रहा है यही आपका है, आपका क्या है, यही आपका है ध्रुव तारा है आपका। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ध्रुव तारा जो अभी देखे हम लोग, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है, मतलब वो खुद से नहीं चमकते हैं, उस पर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है या कोई प्रकाश पड़ता है तभी चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। क्या इसका मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ चक्कर लगाने वाले हैं, इसको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ठीक, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कहने का मतलब जिस पर जीवन है, मतलब लोग रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी हैं। और सभी ग्रहों पर ये सब नहीं है, क्योंकि सभी ग्रह जो भी ग्रह हैं ये अनुकूल नहीं है, जीवन वहाँ पर संभव नहीं है। जैसे किसी ग्रह पर बहुत ज़्यादा ठंडी है तो किसी ग्रह पर आग है, मतलब आग जैसे एकदम तपन, बहुत गर्मी है किसी पर बहुत ठंडी है। जहाँ पर बहुत ठंडी है वहाँ भी नहीं रह पाएंगे, जम जाएंगे, बर्फ़ हो जाएंगे। और जहाँ बहुत गर्मी है वहाँ भून जाएंगे, जल जाएंगे, नहीं रह पाएंगे। और किसी पर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, जल नहीं है, बहुत मतलब रहने लायक नहीं है, कह सकते हैं। ठीक है, जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यानी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ये जो है ग्रह, पृथ्वी जो है अपना संपूर्ण प्रकाश, मतलब जो उजाला यहाँ पर दिखता है ये सूर्य का प्रकाश रहता है। और गर्मी जो यहाँ पर होती है वो सूर्य के प्रकाश से ही गर्मी मिलती है, ऊष्मा मिलती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, जो सूर्य है वो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा है। और जो तारे दिखते हैं वो बहुत दूर पर हैं, इसीलिए उसकी गर्मी हमें पता नहीं चल पाती है। और सूर्य की गर्मी हमें पता चलती है, क्योंकि उन तारों की अपेक्षा जो सूर्य है उन तारों की अपेक्षा उनसे नज़दीक है, इसीलिए इसकी गर्मी हमें लगती है
धूप होता है जब। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर पृथ्वी को हम चंद्रमा पर जाकर के देखेंगे तो ये पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह दिखती है। ठीक है, चंद्रमा जैसी पृथ्वी भी दिखती है जब वहाँ से हम देखेंगे इसको। यहाँ पर ग्रह दिए गए हैं आपके। देखिए यहाँ से आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। जैसे पृथ्वी जैसा 7 और ग्रह हैं छोटे बड़े, जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। ठीक है। सौर मंडल। सौर मंडल क्या है देखते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, सूर्य मंडल कैसे बनता है? सौर मंडल, सूर्य तो है ही एक मान लीजिए, और 8 ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, कुछ उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, मुखिया सूर्य यानी मेन सूर्य ही है इसमें। अब सूर्य के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, बीच में कौन है? सूर्य है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। किससे बना है? गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सबसे नज़दीक तो है, तारों की अपेक्षा नज़दीक है, लेकिन बहुत नज़दीक नहीं है, बहुत दूर है। सूर्य बहुत दूर है लेकिन तारों से दूर नहीं है, कह सकते हैं। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर पर है? 15 करोड़, 5 करोड़ नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, सूर्य जो है पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर है। ग्रह क्या होता है? ग्रह के बारे में देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार मतलब सूर्य से कौन सबसे नज़दीक है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, तो देखते हैं। बुध सबसे नज़दीक है सूर्य के, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है जिस पर हम सब रहते हैं, इसके बाद मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है, इसके बाद नेपच्यून है। इस तरह से हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका है, यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। ठीक है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह जो हैं एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में
फैले हुए हैं। दीर्घ वृत्ताकार मतलब बहुत बड़ा वृत्त है, उसी में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध की सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है। कैसे आप याद करेंगे सबसे नज़दीक क्या है? तो ये ध्यान में बैठा लीजिए, जो इतना गर्म सूर्य है उसके नज़दीक जो सबसे नज़दीक रहेगा वो बुद्धू ही है। बुद्धू ही है, वो एकदम बुद्धू है। ठीक है, बुद्धू यानी मूर्ख है। इतनी गर्मी में इतना नज़दीक जो सटा हुआ है वो बुद्धू है यानी बुद्ध है। ऐसे याद कर सकते हैं सबसे नज़दीक कौन सा है। ठीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। 88 दिन में ही एक चक्कर ये पूरा कर लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको? शुक्र को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। जुड़वा क्यों माना जाता है पृथ्वी का जुड़वा शुक्र को? क्योंकि इसका आकार जो है और आकृति लगभग पृथ्वी जैसा ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। ठीक है, बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी जो सूर्य से दूरी के अनुसार दूरी के हिसाब से अगर देखें तो तीसरे नंबर पर आता है, पृथ्वी आती है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में अगर देखें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, यहां देख लीजिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं के कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह इसकी पानी से ढका हुआ है इसका, इसलिए नीला दिखता है। इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यहाँ रोचक तथ्य दिया है, यहाँ पर देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। सबसे पहले चंद्रमा पर कौन गया? नील आर्मस्ट्रांग ने। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो ये इसके बारे में आप लोग बताएंगे। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को के बारे में देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? सिर्फ एक ग्रह जो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। 1/4 ही है, पृथ्वी का 1/4 भाग ही है चंद्रमा। ठीक है, इसका व्यास।
यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। ठीक है, पृथ्वी के ये ज़्यादा नज़दीक होने के कारण बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। यहां देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट आदि इत्यादि हैं। ठीक है, तो ये हुआ, यहाँ आपका हो गया ये। जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है, एक क्वेश्चन किया गया है। तो आप लोग भी इसका जवाब देंगे कमेंट में, दिमाग लगाएंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। जो चंद्रमा है पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है, एक चक्कर मार देता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है, इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है पृथ्वी से। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन ये आप देख सकते हैं, दिखता है थोड़ा, मतलब छाया जैसा दिखता है, परछाई जैसा वही रहता है। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या होता है, उल्कापिंड के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े जैसे टुकड़े होते हैं जो उल्कापिंड के नाम से जाने जाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है, मतलब गिरने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण एक गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक है, इतने तेजी से आते हैं और हवा से टकराते हैं और घर्षण होने के कारण गर्म होकर के जल जाते हैं। ठीक है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक
बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो बस इस वीडियो में इतना ही था। इसके आगे वाला लेसन दूसरे वीडियो में देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 6, 7, 8 की, जिसमें बारी बारी से सभी को पढ़ाया जाएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। इसको आप लोग वीडियो को 1-2 बार सुनते रहेंगे तो ध्यान में बैठेगा और आसान ही है, आसान भाषा में है। आप देखते रहिए, ठीक है। हम मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।